सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था की विशेषताओं के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अर्थ, किशोरावस्था की परिभाषाओं को हमने कल की क्लास में देखा था। और ये जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं ये लंबी हो जा रही थी, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको अलग से पढ़ाने की, यहाँ पर आप लोग के लिए अलग क्लास लाने की सोची। तो यहाँ पर मैं अलग क्लास लेकर के आई हूँ। किशोरावस्था की विशेषताएं ही केवल इस क्लास में हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था की विशेषताएं लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए अगर अच्छे से आप समझे रहोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आप समझ लोगे तो आसानी से एग्जाम में आएगा, तो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है और सभी को अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और आप सभी को पता है कि 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है इसी को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते हैं लड़के लड़कियों दोनों में ही, तो यहाँ पर हम दोनों को ही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला होता है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों में भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े एवं शरीर पर बाल उग आते हैं। कॉलसनिक के अनुसार इस आयु में बालक एवं बालिका दोनों में अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। तो मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी कि किस तरीके से जो किशोर किशोरी होते हैं वो अपने ही शरीर में हो रहे परिवर्तनों से परेशान भी होते हैं, चिंतित भी रहते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां होते हैं, जिनके चेहरे पर एक्ने या दाने निकल आते हैं, वो अपने चेहरे के दानों से परेशान रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं या वे परेशान रहते हैं, या शरीर में बहुत जगहों पर बाल भी उग आते हैं। तो ये सारे चेंजेस होते हैं दोस्तों किशोरावस्था में। और लड़के लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जो शरीर है उसका विकास होता है, तो इस तरीके से जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये जिसको हम महसूस भी कर पाते हैं, देख भी पाते हैं, और हमें बहुत ही अजीब लगता है कि ये परिवर्तन क्यों हमारे शरीर में हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आते हैं बौद्धिक विकास पर। तो देखिए, जो बौद्धिक विकास होता है, किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो बच्चे का जो मस्तिष्क है वो लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो जब डॉक्टर इंजीनियर बनने की जो परीक्षाएं होती हैं, ये सब आप देखते हो, ये सब जो परीक्षाएं होती हैं ये सब इसी किशोरावस्था में ही बच्चे देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो कंप्लीट हुआ रहता है और बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं और बच्चे कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए आप देखिए, चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर बच्चे जा करके इस अवस्था में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ये जो बौद्धिक विकास है बच्चों का, ये पूर्णतः हो जाता है किशोरावस्था में। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन सी अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन में किशोरावस्था लगाओगे। ठीक है, तो किशोरावस्था कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हो कि शारीरिक विकास तो होता ही है बच्चों में, लड़के लड़कियों दोनों का ही शारीरिक विकास होता है, लेकिन बौद्धिक विकास जो है, ये भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत ही तेजी से होता है और यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अब देखिए, बच्चे जो है, इनको मैंने आपको कल भी बताया था क्लास में कि बच्चे, ये जो उम्र होती है किशोरावस्था की, इसमें आप जिस भी तरफ बच्चों को मोड़ना चाहो आप उस तरफ मोड़ सकते हो। तो बौद्धिक विकास यानी कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल विकास के बारे में आपने देखा। अब यहाँ पर हम समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना के को समझेंगे कि किस तरीके से बच्चों के अंदर ये डेवलप होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों का जो दिमाग होता है उसमें जिस तरीके का ज्ञान आप भर दोगे, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि बच्चों का जो मन होता है, जो दिमाग होता है, वो तेज से, उत्साह से एकदम भरा होता है। उनको आप जिस तरह आप मोड़ना चाहो उस तरफ आप मोड़ सकते हो। तो इस तरीके से समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना, सोशल सर्विस एंड पैट्रियोटिक स्पिरिट, तो
किशोरावस्था में बालक समाज सेवा व देश हित के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। उसे लगता है कि समाज की प्रत्येक समस्या का समाधान उसके पास है। रॉस के अनुसार किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए आगे रहते हैं। किशोरों में समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की चाह होती है। तो दोस्तों, जो किशोरावस्था होती है, इसमें मैंने कल भी कहा था कि बच्चों का मन होता है कि वो पूरी दुनिया को, उनको लगता है कि पूरी दुनिया को हम बदल देंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसी सारी चीजें होंगी, और बहुत ही गजब की देशभक्ति की भावना, समाज सेवा की भावना, ये सारी भावनाएं बच्चों के अंदर ओतप्रोत होती रहती है। जिस तरफ भी मोड़ दिया जाएगा बच्चे उसी तरफ मुड़ जाते हैं। ये जो अवस्था होती है वो इस तरीके की अवस्था होती है। ठीक है, अब देखिए कल्पनाशीलता। तो किशोरावस्था के दौरान बालकों में कल्पनाशीलता एवं दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग प्रवृत्ति की बहुलता पाई जाती है। किशोरों के मन में कल्पना की अधिकता के कारण कविता, साहित्य एवं कला के प्रति लगन उत्पन्न होती है। उनके सपनों की पूर्ति न होने एवं किसी क्षेत्र में असफलता मिलने से निराशा की भावना उत्पन्न होती है तथा ऐसी स्थिति में बालक अपराध कर बैठते हैं। वैलेंटाइन ने इस अवस्था को अपराध प्रवृत्ति का समय भी माना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से ये जो अवस्था होती है 16, 17, 18 साल, खासकर इन अवस्थाओं में बच्चों के दिमाग में जिस तरीके की चीजें भर दी जाएं, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं होती हैं जिसमें लूट मार चोरी होता है, ये तो आप देख सकते हो कि लोग किस तरीके से लोगों के पैसे छीन ले रहे हैं रास्ते में खड़े होकर के, या ये सब आप देखोगे तो ये यही 16, 17, 18 साल के ही युवा होते हैं जो ये ऐसे काम करते हैं, बहुत ही कम उम्र के होते हैं। या जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं इसमें भी जो युवा पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, आप देखते हो वो बहुत ही कम उम्र के होते हैं। या अभी आपने देखा था 2008 का जो ताज होटल पर हमला हुआ था, उसमें भी देखिए जो अजमल कसाब पकड़ा गया था वो कितनी कम उम्र का था। तो इस तरीके से बहुत ही कम उम्र में इस तरीके से युवाओं के मन में ये सब चीजें भर दी जाती हैं, जिससे वो जिस तरीके की कल्पना की दुनिया उनको बताई जाती है वो उसी दुनिया में जीने लगते हैं और वो कुछ भी कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन है, ये बहुत ज्यादा होती है किशोरों के मन में। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, विद्रोह की प्रवृत्ति। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो अवस्था होती है इसमें बालक को लगता है या बालिका को लगता है कि मैं ही सही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। बाकी जो भी अगर हमें कोई ज्ञान देने आ रहा है या कोई हमें समझाने आ रहा है तो हमें लगता है ये हमारा दुश्मन है। ठीक है, तो देखिए इस आयु में बालकों में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई रोक टोक ना हो, हम जैसे कपड़े पहनना चाहें वैसे कपड़े पहने, हम जहाँ घूमने जाना चाहें वहां घूमने जाएं। और अगर माता पिता या बड़ों में से किसी ने रोकने की कोशिश की या किसी ने कुछ डांटने की कोशिश की, ये गलत कर रहे हैं या सही, तो बच्चों के मन में उनके प्रति विद्रोह की भावना आ जाती है कि उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो करना चाह रहे हैं वही सही है, बाकी सब उनके सामने गलत दिखाई देते हैं। कोई डांट देता है तो वो उसको दुश्मन समझने लगते हैं। तो ये सारी भावनाएं, विद्रोह की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आती है इस अवस्था में। तो इसीलिए इसे बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को बच्चों के तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि वाकई में इसमें ये स्थिति होती है बच्चों के अंदर। फिर है कामुकता। ठीक है, देखिए किशोरावस्था के दौरान बालकों की कामेंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इस आयु में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अपने चरम पर होता है। इस अवस्था में किशोर बार बार वस्त्र बदलकर और दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर देखिए कामुकता, इसका मतलब है कि जो किशोरावस्था होती है इसमें लड़के लड़कियों को दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना होती है, लड़कियों को लड़कों के प्रति, लड़कों को लड़कियों के प्रति। तो इसीलिए इस अवस्था में आप देखिए बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, उन्हें लगता है कि हम कपड़े बदलेंगे हम और सुंदर दिखेंगे। इस तरीके की भावना, अपने आप को सुंदर दिखाने की भावना, अपने आप को अच्छा दिखाने की भावना, ये सारी भावनाएं इसमें होती हैं जब बच्चे खासकर 16, 17 और 18 साल में होते हैं। तो इस पर बहुत सारे सॉन्ग भी बने हैं, आप लोगों को पता ही होगा, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इस अवस्था से गुजर चुके हो कामुकता से। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, स्थिरता और समायोजन। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। तो किशोरावस्था में परिवर्तन की अत्यधिक गति के कारण स्थिरता और समायोजन का अभाव पाया जाता है। इस काल में उसे अपने सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के दौरान कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
एवं असफल होने पर चिड़चिड़ापन, उदासीनता एवं क्रोध जैसे मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। किलपैट्रिक ने इसी कारण इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है, तो किलपैट्रिक ने माना। क से किलपैट्रिक और क से कठिन, यही अपने दिमाग में रखिएगा तो गलत नहीं होगा। देखिए, स्थिरता और समायोजन, चूंकि आप सभी लोगों को ये अच्छे से पता है कि हम सभी लोग अगर एक विद्यालय में या एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम सभी की जो परिस्थितियां होंगी या हम लोगों की जो स्थिति होगी वो समान नहीं होगी। कि कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आएगा, बहुत अच्छे बैकग्राउंड का मतलब कि उसके माता पिता दोनों सर्विस में है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसे भी बच्चे होंगे जो डीएलएड कर रहे हैं या जिनके माता पिता खेती करते हैं या किसान है। ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर में कोई बड़ा कमाने वाला होगा, बाकी खेती पर ही सब लोग निर्भर हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके माता पिता ने कहीं से किसी से उधार या कर्ज लेकर के उनका एडमिशन करवाया होगा। तो कहीं ना कहीं सभी की जो स्थिति होती है वो समान नहीं होती। लेकिन ऐसे बच्चे जब वो स्कूल में जाते हैं, अगर हम किशोरावस्था की बात करें, जो बच्चे ऐसी स्थिति में होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि उनके क्लास के बच्चे हैं जो ट्यूशन में आ रहे हैं, वो अलग अलग तरीके के ड्रेस पहन के आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनके पास बाइक है, या अभी तो आपको पता है कि साइकिल का कल्चर बहुत कम हो गया, अब लगभग बच्चे बाइक स्कूटी से चलने लगे हैं। तो ये सारी चीजें जब बच्चे देखते हैं तो उन्हें लगता है ये हमारे पास क्यों नहीं है, और हमारे पास नहीं है तो वो जा करके अपने माता पिता से उन सब चीजों की डिमांड करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो समायोजन होता है उसको करने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं क्यों गरीब दिख रहा हूँ, बाकी तो सब अमीर दिख रहे हैं कक्षा में, बाकी सबके पास सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर आती हैं, इससे चिड़चिड़ापन, उदासीनता भी आता है। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा टेस्ट में फेल हो गया या एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो भी ये सारी भावनाएं आती हैं। और आपको पता है कि कितने सारे बच्चे जो कोटा में या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, यही उम्र होती है, और इसी उम्र में ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका जो टेस्ट में फेल होने की वजह से ही आत्महत्या कर लेते हैं। आपने देखा होगा। तो इसमें स्थिरता और समायोजन की इस अवस्था में बहुत कमी होती है। अगर कोई समझाने वाला नहीं है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है अच्छे से, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में माता पिता को हमेशा अपने बच्चों को समझाते रहना चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए, एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए इस अवस्था में माता पिता को अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये बहुत कठिन अवस्था होती है। बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर माता पिता बैठ करके सुन रहे हैं, बच्चे से पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चा निश्चित रूप से उनसे जरूर शेयर करेगा। क्योंकि हम सब एक शिक्षक हैं और आप लोग भी शिक्षक बनने की ही तैयारी में हो दोस्तों। आप लोग अपने अंदर हमेशा ये भावना रखिए कि आप लोग शिक्षक बन चुके हो। जब ये भावना आपके अंदर होगी तो अपने आप आपके अंदर सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, एक शिक्षक की क्वालिटीज अपने आप आने लगेंगी। ठीक है, तो हम सब शिक्षक हैं और हमें ही ये चीज समझना होगा कि अगर बच्चे इस अवस्था में होते हैं तो उन्हें किस प्रकार से हमें डील करना है। क्योंकि आपको पता है कि जब प्राइमरी में आपका हो जाता है, उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो आपको जूनियर के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, और जूनियर में बच्चे 14 साल तक के बच्चे आपको मिलते हैं वहां पर पढ़ने के लिए। तो 14 साल की जो अवस्था होती है ये भी तो 12 से 18 के अंतर्गत ही आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें किशोरों को पढ़ाने का मौका मिलता है। तो किशोरों को पढ़ाने का मौका मिलता है तो इसलिए हमें किशोरों के विषय में, उनके मनोविज्ञान के विषय में जानना भी बहुत जरूरी है। और खासकर ऐसी अवस्था में जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, हम लोगों ने खुद अपनी इस अवस्था में देखा है कि टीचर्स जो होते हैं वो हमारे लिए वरदान होते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमारे मन के भावों को, विचारों को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमें वो बहुत प्रेम और स्नेह भी देते हैं। तो इस तरीके से टीचर्स से एक अलग लगाव होता है बच्चों का इस अवस्था में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों से, जिस विद्यालय में हम पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम और बहुत स्नेह की भावना रखें कि बच्चों के अंदर कोई भी डर हो, कोई भी झिझक हो तो हमसे निसंकोच वो कह पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब वीर पूजा की प्रवृत्ति, यही वो अवस्था होती है। मैंने आपको कहा कि बच्चे नेवी में, आर्मी में जाते हैं तो इतनी कम उम्र के बच्चों को क्यों लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा होती है। तो वीर पूजा की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टू हीरो वर्शिप, इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। आपने देखा है भगत सिंह, राम प्रसाद
बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग कितने कम कम उम्र के थे जो हमारे देश के हीरोज हैं। ये कितने कम कम उम्र के थे और हमारे देश के लिए शहीद हो गए। तो यही वो अवस्था है जिसमें हम बच्चों के अंदर जिस भी तरीके की प्रवृत्ति का विकास कर देंगे वो उसी तरफ मुड़ जाएंगे। तो वह अपनी रुचि के अनुसार आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं तथा सिनेमा जगत के अभिनेताओं का अनुसरण एवं गुणगान करना प्रारंभ कर देता है। हो सकता है बच्चा किसी आदर्श व्यक्तियों का मतलब किसी देशभक्त को आदर्श मानने लगा या किसी राजनेता को आदर्श मानने लगा बच्चा, या फिर सिनेमा जगत यानी कि किसी हीरो हीरोइन को अपना आइडल मानने लगा। तो हीरो हीरोइन को तो कभी आइडल नहीं मानना चाहिए, हमेशा आदर्श व्यक्तियों, जो हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं दोस्तों, चाहे वो देशभक्तों के हों, चाहे राजनेताओं के हों, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिनको हम अपने जीवन में, जिनकी आदतों को, जिनके चरित्र को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो सिनेमा जगत तो बहुत पीछे आता है, इनको तो एक रोल मिलता है जिसको करके ये बहुत फेमस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसको पूरा जिया है, जैसे हम अभी बात करें, अभी हाल ही में 12th फेल मूवी आई, आपने देखा भी होगा 12th फेल। तो इसमें आपने देखा है कि किस तरीके से जो आईपीएस मनोज शर्मा है उनके जीवन पर ये फिल्म बनी है। तो आप आदर्श किसको मानोगे? आप आदर्श मानोगे जो मनोज शर्मा है उनको आदर्श मानोगे। कितना संघर्ष, कितने तकलीफों के बावजूद भी उन्होंने अपना जो अधिकारी बनने का सपना अपने गांव से लेकर के आए थे वो पूरा किया उन्होंने। तो ऐसे व्यक्तियों को आप आदर्श बनाओ जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है वो बच्चों के अंदर, ये चूंकि ये जो मैंने बताया आपको 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था होती है, तो इस अवस्था में बच्चों के अंदर ये सारी चीजें अपने आप डेवलप होती हैं, वो किसी न किसी को अपना आदर्श बना ही लेते हैं। ये बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। फिर है धर्म एवं ईश्वर के प्रति विचार। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है अपने रिलीजन को लेकर के, भगवान को लेकर के। तो किशोरावस्था में बालकों के मन में धर्म एवं ईश्वर के प्रति शंका होती है। वह धर्म एवं ईश्वर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तर्क के आधार पर खोजने का प्रयास करता है, लेकिन विफलता मिलने पर ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना प्रारंभ कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो धर्म और ईश्वर के प्रति विचार है, चूंकि ये जो अवस्था होती है, जैसा मैंने कहा कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था, इसमें बच्चे हर चीज का जो उत्तर है वो तर्क से ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर चीज में, जो कि साइंस, खासकर साइंस के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो हर चीज में वो तर्क का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज में उनको गणित और विज्ञान ही दिखाई देता है। तो उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, ठीक है। और जिसके लिए वो हमेशा प्रश्न पूछते हैं। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, शिक्षक अपने और शिक्षकों को ही वो परेशान करते हैं, शिक्षकों से ही बार बार प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो भी प्रश्न होते हैं उनका समाधान उनके शिक्षक ही करते हैं। इसलिए शिक्षक को सारी बातों को जानना, हर तरीके से अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, व्यवहार में भिन्नता, डिफरेंस इन बिहेवियर। तो किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है और वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलते हैं और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। तो स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। फिर है स्वाभिमान की भावना। तो स्वाभिमान की भावना, देखिए, किशोरावस्था में बालकों के मन में स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है। किशोर बहुधा आदर्शवादी होते हैं। वे समूह की भावना और व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा आपको कि वो हमेशा सोचते हैं कि मैं ही सही हूं, मैं ही गलत हूं। खासकर अगर इस अवस्था में बच्चों को अगर टीचर ने क्लास में डांट दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, ठीक है। तो उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो कि हमेशा ही, वो कभी भी किसी भी रूप में बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था एक प्रकार से नया जन्म होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन की अच्छी बुरी अनेक विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। अब आप सोचिए स्टैनले हॉल की बार बार परिभाषाएं क्यों दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टैनले हॉल ने स्पेशली किशोरावस्था पर ही इन्होंने पूरा का पूरा अपना मनोविज्ञान का जो शोध है, जो इन्होंने लिखा है, वो स्टैनले हॉल ने ये पूरा, इनका पूरा का पूरा जो रिसर्च है ये किशोरावस्था पर ही है। इसीलिए किशोरावस्था की इन्होंने कई परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत सारे गाने भी बने हैं किशोरावस्था के ऊपर। तो एक गाना है, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ठीक है। इस तरीके से कोई आए जाए
मेरे ख्यालों में, इस तरीके से। तो ये सब गाने क्यों बने हैं? ये सब गाने इसीलिए बने हैं क्योंकि ये वाक़ई में ये जो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, 18 वर्ष तक, इसमें इस तरीके के परिवर्तन बच्चों के अंदर होते हैं, दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। तो इस तरीके से जो किशोरावस्था होती है दोस्तों, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना, अपराध की भावना, इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर जो नशे की लत होती है वो भी इस अवस्था में ही आती है। यही वो अवस्था होती है जब बच्चे कुछ ऐसे गलत समूह में शामिल हो जाते हैं या ऐसे बच्चों के साथ हो जाते हैं जो अच्छे बच्चे भी होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि इसमें नशे की लत, जैसे कि शराब पीना या फिर सिगरेट पीना, ठीक है, या ड्रग्स की लत भी लग जाती है। यही वो अवस्था होती है, ठीक है। इसमें आप इसको ऐड भी कर सकते हो कि बुरे व्यसन बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो किशोरावस्था में ही ये भी व्यसन जो है ये बच्चों को आसानी से लग जाते हैं, आदत पड़ जाती है इनकी, जिसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो किशोरावस्था जो होती है ये वाक़ई में बहुत टफ होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी और आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट रहा करे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए। और आपको आज की क्लास जो मैंने पीडीएफ से पढ़ाई है कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रॉब्लम है कहीं भी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सारे विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ा करके हम खत्म करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाएंगे, सारी सीरीज अच्छे से पढ़ाएंगे, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करवाएंगे। बस केवल आप पढ़ते रहिए और क्लासेस को पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले ही शेयर कर दिया करें अगर आपको वीडियो मिल जाए तो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आसानी से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर देंगे तो जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सही टाइम पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से सारे के सारे क्लासेस को देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को मैं लेकर के आऊंगी। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा जो मैंने पहले पढ़ाए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए। जय हिंद।